In the name of Almighty God, Assalamu alaikum to all of you. This is Amjad Gul. I wanna share with you Introduction to Biological Data Retrieval. Introduction to Biological Data Retrieval के अंदर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है Introduction to Bioinformatics. तो आज हम Introduction to Bioinformatics पढ़ने की कोशिश करेंगे. Introduction to Bioinformatics में सबसे पहले हमारे पास कंटेंट्स हैं. सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद हिस्ट्री, फिर इसके बेसिक्स और फिर एप्लीकेशंस और इसके गोल्स और स्कोप और फिर इसकी लिमिटेशंस को देख लेंगे. डेफिनेशन: बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट डेवलप्स मेथड्स एंड सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल डाटा. तो इसके अंदर क्या है कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो है बायोलॉजिकल डाटा को रिट्रीव करने के लिए. बायोलॉजिकल डाटा हमारे पास जो होता है डीएनए होता है, हमारे पास आरएनए होता है, हमारे पास प्रोटीन होती है. तो उसको कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर प्रोसेस करना होता है, रिट्रीव करना होता है, एनालाइज करना होता है. तो उसको हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोल देते हैं. यानी बायोलॉजी के फील्ड को और कंप्यूटर के फील्ड को जब मर्ज करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स. और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर सिर्फ कंप्यूटर और बायोलॉजी ही मर्ज नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसके साथ रिलेटेड हैं. और उसमें जो दूसरे सब्जेक्ट्स इसके साथ रिलेटेड हैं वो कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है और बायोकेमिस्ट्री है. ये सारे रिलेटेड हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ. तो इन सब को जो प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के अंदर तो वो कहलाती है बायोइन्फॉर्मेटिक्स. अब देख लेते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हिस्ट्री, क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी की हिस्ट्री या मोलेकुलर बायोलॉजी की हिस्ट्री के साथ ही स्टार्ट होती है. तो हमारे पास जेनेटिक्स में 1953 के अंदर वाटसन एंड क्रिक मॉडल आया था डीएनए का. उसके बाद ह्यूमन के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं जीनोम के अंदर. और इसके अलावा हमारे पास मोलेकुलर लॉग हाइपोथेसिस है, यानी कि डीएनए से प्रोटीन बनती है तो प्रोटीन का फंक्शन हम जब जानते हैं तो उसके पीछे लॉजिक होता है डीएनए का ही. तो जितनी कंजर्व होती है प्रोटीन उतना ही डीएनए होता है, और जितनी चेंजेस प्रोटीन के अंदर आती है उतनी ही डीएनए के अंदर आती हैं. तो इसकी बेस पे हम डीएनए की बेस पे कंपेयर कर सकते हैं हम फिर प्रोटीन को और उसकी सीक्वेंस को, सिमिलैरिटीज़ को और डिसिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं. फिर हिस्ट्री के अंदर 1978 के अंदर नसीनो एल्गोरिदम आया था जो कि डीएनए के सीक्वेंसेस को और प्रोटीन के फंक्शंस को और उसके स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट करता है. फिर 2000 के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया था. फिर 2010 में 1000 जीनोम प्रोजेक्ट आया था. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 2000 के अंदर और 2002 में फिर वो पब्लिश हुआ था, 2000 में कंप्लीट हुआ था. तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें 4 लोगों का उन्होंने डाटा लिया था दुनिया के डिफरेंट वर्ल्ड के रीजन्स से और सबका सीक्वेंस करके फिर एक का पब्लिश किया था. लेकिन उन्होंने बताया नहीं था कि हमने किस का पब्लिश किया है. तो लेकिन 1000 जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने 1000 लोगों का जीनोम सीक्वेंस किया और सबका स्टडी किया. उसके बाद फिर 2014 के अंदर फर्स्ट टाइम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को बनाया गया लैब के अंदर. तो ये सिंथेसाइज किया गया. तो सारी स्टडी बेस करके कंप्यूटर के अंदर वो डेवलप किए जाते हैं और प्रेडिक्शन करके. फिर इसके बेसिक्स में हम आ जाते हैं. जैसे मैंने पहले आप बोला कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी और मोलेकुलर बायोलॉजी और बायोलॉजी के फील्ड से और तब से ही स्टार्ट है. बस जस्ट ये था कि हम बायोलॉजी के डाटा को या मोलेकुलर बायोलॉजी के डाटा को या बायोटेक्नोलॉजी के डाटा को कंप्यूटर के अंदर तब प्रोसेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब वर्ल्ड के अंदर कंप्यूटर नहीं आया था. जो ही कंप्यूटर हमें अवेलेबल हुआ तो हमने उस डाटा को मोलेकुलर
बायोलॉजी के डाटा को, बायोटेक्नोलॉजी के डाटा को और बायोलॉजी के डाटा को कंप्यूटर के अंदर हमने एनालाइज किया, तो फिर बना वहाँ जाके बायोइन्फॉर्मेटिक्स वजूद में आया। तो उसमें हमारे पास सेल है, लिविंग सेल, प्लांट का सेल हो सकता है या एनिमल का सेल हो सकता है। उसके अंदर क्या है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किसके होते हैं डीएनए के, और डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होती है तो मैसेंजर आरएनए बनता है, और फिर जब मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन होती है तो फिर प्रोटीन बनती है। तो इस सारे प्रोसेस में यहाँ पे जो हमारे पास डीएनए होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, और डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी बेसेस होते हैं आपको पता है 4 किस्म के होते हैं, और आरएनए के अंदर भी 4 किस्म के होते हैं, और थायमीन की जगह पे आरएनए के अंदर यूरासिल होता है। 3 जो होते हैं बेसेस वो कोड करते हैं 1 अमीनो एसिड, और बहुत सारे जब अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो वो प्रोटीन को कोड करते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। अब मैसेंजर आरएनए से जब ट्रांसलेशन होती है तो प्रोटीन बनती है। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं कि बाय हैंड या वेट लैब के अंदर तो हम करते हैं, लैब के अंदर हम काम तो करते हैं, बट कंप्यूटर के अंदर हम जब कंप्यूटर के अंदर काम करेंगे उसको ड्राई लैब कहते हैं। ड्राई लैब के अंदर भी ये काम कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि डीएनए के सीक्वेंसेस लेंगे हम, फिर उसको सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे, टूल्स के अंदर डालेंगे जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हमने एल्गोरिदम से डेवलप किए हैं, वो हमें प्रिडिक्ट करके देंगे कि कैसा स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का, फंक्शन कैसा होगा प्रोटीन का। उसके बाद आ जाते हैं इसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 3 किस्म के जो मेजर इसके बेसिक एप्लीकेशंस हैं वो हैं सीक्वेंस एनालिसिस सेंटर में, और फिर है स्ट्रक्चरल एनालिसिस लेफ्ट में, और राइट में है जी फंक्शन एनालिसिस। तो ये 3 आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सीक्वेंस एनालिसिस, सीक्वेंस हमें पता होगा डीएनए का एटीजीसी जो बेसेस हैं, तो उसकी बेस पे फिर हम स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं। हम सॉफ्टवेयर एंड टूल्स को यूज़ करके उसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फिर स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट हमें हो जाएगा तो उसकी बेस पे हम फंक्शन उसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रोटीन को फिर हम सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप कर सकते हैं और उसका फंक्शन भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये तीनों जो एप्लीकेशंस आप में इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। अब एप्लीकेशंस के अंदर डीएनए सीक्वेंसिंग है, हम डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, यानी एटीजीसी जो है वो उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर फाइलोजनी उसकी बना सकते हैं, फाइलोजेनेटिक यानी कि ट्री उसका बना सकते हैं। फिर जीन फाइंडिंग कर सकते हैं, यानी कि रेफरेंस से कि फलां जीन किसके अंदर, उसके रेफरेंस से टैग लगा के उसका फाइंड आउट हम कर सकते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर है, प्रोटीन स्ट्रक्चर हम डीएनए सीक्वेंसिंग की बेस पे, डीएनए का सीक्वेंस हमारे पास होगा तो प्रोटीन स्ट्रक्चर हम उसका प्रिडिक्ट कर लेंगे। उसके बाद ड्रग डिज़ाइनिंग हम करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर। फॉर एग्जांपल अब कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस का जेनेटिक्स जो है वो उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कोटिंग है प्रोटीन का, जो कोट है कोरोना वायरस का जो प्रोटीन है, उसको स्टडी करने के बाद हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग के ज़रिए से ऐसा करेंगे कि प्रोटीन डॉकिंग के ज़रिए से हम ऐसी एक ड्रग डेवलप करेंगे जो टारगेट करेगी कोरोना वायरस की प्रोटीन के ऊपर जाके और उसको किल कर देगी। इस तरह से ड्रग डिज़ाइनिंग की जाती है। फिर प्रोटीन डायनामिक्स है कि प्रोटीन के चेंजेस जो होते हैं उसको प्रिडिक्ट किया जाता है। फिर है सिस्टम्स के अंदर माइक्रो एरेज एक तकनीक है जैसे पीसीआर होती है। फिर प्रोटीन नेटवर्क इन्फ्रेंस है। प्रोटीन नेटवर्क इन्फ्रेंस में ये होता है कि बहुत सारे मल्टी प्रोटीन्स जो हैं, बहुत सारे आपस में मल्टी फंक्शंस कैसे करते हैं, उन आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, उनके हम फंक्शंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फाइलोजनी या फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर हमने बहुत सारे स्पीशीज़ के डीएनए सीक्वेंस लिए, या फिर इंडिविजुअल्स के डीएनए सीक्वेंस लिए, या फिर जीन्स के सीक्वेंसेस लिए। हमने उन सब को हमने सॉफ्टवेयर के अंदर या टूल के अंदर या एल्गोरिदम के अंदर हमने पुट किया। फिर हमने वो उसको रन किया जब,
तो वो हमें फिर इस तरह का ट्री देता है। इस तरह के ट्री से हम एवोल्यूशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन किसका पेरेंट था और कौन किसका ऑफस्प्रिंग था और कौन किससे इवॉल्व हुआ। ये चीज़ें हम इससे, जैसे एक ट्री होता है उसकी ब्रांचेस होती हैं, ऐसे ही उसकी जो रूट्स होती हैं और उसकी ब्रांचेस होती हैं कि रूट में कौन था, उसमें उसके बाद उसके कितने ऑफस्प्रिंग्स और आगे कितना वो चला, ये सारे उसके आते हैं। तो उसमें बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया 3 जो मेन उसमें से निकल रहे हैं और उसकी जो रूट है वो एक ही है। तो इस तरह से एवोल्यूशन का हमें पता चलता है और हमें ये भी पता चलता है कि इस तरह के फाइलोजेनेटिक ट्री से कि आया कि हम चिंपैंजी से वो इवॉल्व हुए हैं या नहीं। अब माइक्रो एरे, डीएनए माइक्रो एरे के अंदर ये भी एक तकनीक है। ये तकनीक जो है ये पीसीआर की तरह काम करती है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर जो है वो काम करता है कि डीएनए की कापीज उसने बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस का जो डीएनए है उसकी किट्स मिलती हैं, तो उसका टेस्ट किया जाएगा, उसका पीसीआर लगाया जाएगा सैंपल लेके पेशेंट का। तो अगर तो पीसीआर की कापी उसमें बन गई कोरोना वायरस की डीएनए की कापी, तो हम कहेंगे कि ये बंदा इफेक्टेड है, इसके अंदर कोरोना वायरस है। तो ये पीसीआर का काम है, डीएनए की कापी बनाना सैम्पलिंग के जरिए, उसकी किट्स यूज़ होती हैं। माइक्रो एरेज के अंदर भी कुछ इस तरह का काम होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके अंदर कापीज नहीं बनती, इसके अंदर जीन्स का एक्सप्रेशन चेक किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है जी, आरएनए को लिया जाता है, फिर उसका कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया जाता है और एक जीन नहीं लिया जाता, डिफरेंट जीन्स, बहुत सारे जीन्स आप ले सकते हैं। ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स के थाउजेंड्स में आप ले सकते हैं, हंड्रेड्स में ले सकते हैं। एक ही किट के अंदर बहुत सारे डॉट्स होते हैं, इसके वेल्स होते हैं, उनके अंदर ये हमारे पास सैंपल्स होते हैं। तो डिफरेंट जीन्स के, उनका हमने एक्सप्रेशन चेक करना होता है। एक्सप्रेशन चेक करके हम बताते हैं कि एक्सप्रेशन ज़्यादा है या कम है या नॉर्मल है। तो उसकी बेस पे हम एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को, डिजीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, डिजीज़ है, अफेक्टेड बंदा है या नहीं है। तो अगर तो हमारे पास कंट्रोल का और एक्सपेरिमेंट का, जिसका हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, और कंट्रोल का, दोनों का अगर एक्सप्रेशन, दोनों के जीन्स का एक्सप्रेशन अगर सेम आए तो येलो कलर आएगा। अगर एक्सपेरिमेंटल का एक्सप्रेशन जो है जीन का कंट्रोल से इंक्रीज कर जाए तो रेड कलर आएगा, और अगर एक्सपेरिमेंटल का कंट्रोल से एक्सप्रेशन कम आए, डिक्रीज आए, तो ग्रीन कलर का यहाँ पे शो होगा जीन का एक्सप्रेशन। उसकी बेस पे फिर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। फिर है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के गोल्स आ जाते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के गोल्स में मेजर जो 2 इसके गोल्स हैं, टू बेटर अंडरस्टैंड अ लिविंग सेल एंड हाउ इट फंक्शंस एट द मॉलिक्यूलर लेवल। यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने सेल को स्टडी करना, सेल के अंदर डीएनए को स्टडी करना है, एक्चुअल में उसके सीक्वेंस करना है और उसकी प्रेडिक्शन करनी है प्रोटीन की, और प्रोटीन के फंक्शंस को स्टडी करना है और कौन सी प्रोटीन कहाँ पे काम कर सकती है और उससे कौन सी ड्रग डेवलप की जा सकती है। इसका बेसिक काम ये है। फिर दूसरा जो इसका गोल है वो ये है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव के लिहाज से, कि इसको ग्लोबली यूज़ किया जाएगा रिसर्च के तौर पर, ताकि न्यू इंसाइट्स प्रोवाइड हो सके ग्लोबली। फिर है जी इसका स्कोप। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्कोप में 2 चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले हम डेवलप करते हैं इसके सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स, एल्गोरिदम्स, और फिर करते हैं डेटाबेसेस। ये हम डेवलप करते हैं, डेटाबेसेस डेवलप करते हैं अपने डाटा को उसके अंदर सेव करने के लिए। ऑनलाइन डेटाबेसेस होते हैं, और इसके अलावा टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टूल है डीएनए का, हमने प्रोटीन बनाना है, तो डीएनए का सीक्वेंस हम उसमें पुट करेंगे, उसको रन करेंगे, वो हमें प्रोटीन बना के बता देगा कि इस तरह का आपका इस डीएनए के सीक्वेंस का प्रोटीन बन सकता है। पहला मकसद इसका स्कोप के अंदर, इसका जो पर्पज़ है, डेवलप करना है डेटाबेसेस को और टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स को।
दूसरा पर्पस जो इसका है स्कोप के अंदर वो है कि इसकी एप्लीकेशंस, इसकी टूल्स की एप्लीकेशंस, इसको अप्लाई करना होता है हमने। अब आगे इसकी लिमिटेशंस में ये है कि इट्स नॉट फॉर्मल प्रूफ ऑफ एनी कंसेप्ट्स, यानी कि ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये ऑथेंटिसिटी नहीं हमें देता, ये अच्छे वाले कंसेप्ट हमें नहीं देता। इसके अंदर एरर्स आ सकते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो काम है। इट्स डजंट रिप्लेस द ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च मेथड्स, यानी जो हम काम लैब के अंदर बाय हैंड कर सकते हैं वो कंप्यूटर के अंदर करना एक डिफरेंट काम है। कंप्यूटर के अंदर अगर हम कोरोना वायरस की ड्रग बना लें तो वो तो कंप्यूटर के अंदर ही रहेगी। अगर हम उस डिफरेंट केमिकल्स को जोड़ के कंबाइन करके उसको फार्मूला यूटिलाइज करके इनहेल ना करें और मेडिसिन को टेकन ना करें तो वो कैसे काम करेगी। फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या करता है कि प्रेडिक्शंस डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ डाटा, जैसा आप डाटा दोगे सॉफ्टवेयर को वैसा ही वो आपको रिप्लाई कर देगा, वो प्रिडिक्ट करके दे देगा आपको। तो ये सारा डाटा पे डिपेंड करता है। नंबर 4 ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन सोफिस्टिकेशन ऑफ द एल्गोरिदम्स, कि कितना अच्छा आपका एल्गोरिदम है, आपका डेटाबेस है या आपका टूल है। जितना अच्छा आपका टूल होगा उतना अच्छा वो काम करेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मिसाल लेते हैं कि कौन सी विंडो अच्छी है, विंडो भी एक सॉफ्टवेयर है ना, इस तरह के इसके एल्गोरिदम होते हैं, सॉफ्टवेयर से टूल्स होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के। तो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा वो प्रिडिक्ट करके देगा, आपको एनालाइज करके देगा डाटा को। तो अगर अच्छा नहीं होगा सॉफ्टवेयर पे, उसके अंदर बग्स होंगे तो वो फिर सही वर्क नहीं करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।